अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 बायोकेमिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। हम लोग प्रोटीन को पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कहा था कि प्रोटीन जो है इसकी स्मॉलर यूनिट अमाइनो एसिड है। अब फिर हम लोगों ने इस अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा। आज हम लोग देखेंगे कि ये अमाइनो एसिड आपस में कैसे कंबाइन होती हैं और जाके प्रोटीन बनाती हैं। तो हम लोग देखते हैं पेप्टाइड एंड प्रोटीन। ये पेप्टाइड हम उनको कब बोलते हैं और प्रोटीन हम उन्हें कब बोलते हैं। तो हम लोगों ने कहा था कि ये जो अमाइनो एसिड स्मॉलर यूनिट आपस में कंबाइन होती रहती हैं और एक लार्ज मैक्रोमोलेक्यूल दे देती हैं जो कि है प्रोटीन। अब ये जो अमाइनो एसिड है वो कंबाइन कैसे होती हैं आपस में, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन कैसे होती है। तो ये एक रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन को नाम दिया जाता है कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इस कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और साथ में क्या होगा कि एक अमाइनो एसिड, अगर हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास, हम लोगों ने पीछे भी स्ट्रक्चर देखा था कि ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरी अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप। एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरी अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप। जब ये दोनों, इन दोनों में से क्या होगा, तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम ओपन करके लिख लें तो हम लोगों ने कहा था ये डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और यहाँ पे OH जो है वो था। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। अब इस रिएक्शन में क्या होगा कि वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और एक अमाइनो एसिड, अगर हम लोग कह रहे थे कि हमारे पास एक अमाइनो एसिड है और ये हमारे पास सेकंड अमाइनो एसिड है, तो क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है और दूसरी अमाइनो एसिड का ये कौन सा ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है। अब एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से क्या निकलेगा, OH निकलेगा और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से क्या रिमूव होगा, दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये मिलके क्या बना देंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम लोग नाम देंगे, वो कौन सा बॉन्ड है, वो है जी पेप्टाइड बॉन्ड। अगर यहाँ पे हम लोग लिखें NH2, इसे हम लोग लिख लेते हैं, ये NH2 ये वाला और यहाँ पे C हाइड्रोजन, ये R ग्रुप। इस R ग्रुप हमारे पास, इस R ग्रुप को हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। जब यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन और साथ में हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारे पास R ग्रुप। इस बॉन्ड को हम लोग नाम दे देंगे, ये कौन सा बॉन्ड है, ये है जी हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब एक अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, जब इन दोनों में से क्या रिमूव होगा, वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा और उनके दरमियान एक बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम लोग नाम दे देंगे, ये क्या है, ये है जी पेप्टाइड बॉन्ड। अब डिफरेंट जो अमाइनो एसिड है ये कंबाइन होती रहती है, यहाँ से ये जो चेन है ये बढ़ती रहती है, ये एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और ये दूसरी अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जब दूसरे अमाइनो एसिड अटैच होते जाते हैं तो ये सारे मिलके क्या बना देते हैं और कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और ये सारे मिलके क्या बनाते जाते हैं, ये सारे मिलके हमारे पास प्रोटीन जो है वो बनाते रहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रोटीन इसे कब बोलेंगे और हम पेप्टाइड बॉन्ड क्या कब बोलेंगे। इसी तरह ये तो हमारे पास दो अमाइनो एसिड थे तो हम लोग कहते हैं एक पेप्टाइड लिंकेज दे दी, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। इसी तरह जब हम लोग कह लेते हैं कि 4 अमाइनो एसिड, 5 अमाइनो एसिड, जब इन अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होती जाएंगी तो वो पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। ये तो एक पेप्टाइड बॉन्ड था ना। इसी तरह जब बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड कंबाइन होंगी तो वो क्या बनाएंगी, वो पॉलीपेप्टाइड बनाएंगी, मतलब बहुत ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड उनके दरमियान बनते जाएंगे। अब जब पॉलीपेप्टाइड जिनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना है, वो 10,000 तक है, उनका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 10,000 तक है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें हम लोग कह देंगे ये हमारे पास पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड है। वो वाले पेप्टाइड जिनका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 10,000 तक है, उनको नाम दिया जाएगा पॉलीपेप्टाइड का। और वो वाले पेप्टाइड या फिर पॉलीपेप्टाइड जिनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ज्यादा है, अप टू 10,000, उनको नाम देंगे हम लोग क्या है कि वो हमारे पास उसे प्रोटीन का नाम दिया जाएगा। ऐसे पेप्टाइड जिनका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 10,000 तक है। अभी के मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट होंगे, तो
मॉलिक्यूलर मास हम कहते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास 14 नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन का है, ये नाइट्रोजन का है, और 12 हम लोग कार्बन का पुट करेंगे, 1 हाइड्रोजन का। इसी तरह इनके मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट करते रहेंगे, और ऐसे तमाम पॉलीपेप्टाइड जिनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 तक है उनको नाम दिया जाएगा। किस चीज का? उन्हें नाम दिया जाएगा पॉलीपेप्टाइड का। और ऐसे तमाम पॉलीपेप्टाइड जिनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ज्यादा है उन्हें नाम दिया जाएगा किस चीज का? कि उन्हें हम लोग कह देंगे अब हमारे पास क्या है? प्रोटीन। नेक्स्ट इसके साथ ही एक टॉपिक है यूजेस ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन को हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसे हम प्राइम इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है। तो हम लोग कहते हैं कि ये जो हमने कहा कि प्रोटीन प्रेजेंट कहाँ पे होती है। अब प्रोटीन जो है हमारे नेल्स में, हमारे हेयर्स में, हमारे जितना मसल है, जितनी स्किन है उन सब में प्रेजेंट है। अब हम लोग देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है जी एंजाइम। अब ये जो एंजाइम होते हैं ये बेसिकली है क्या हमारे पास? यूजेस ऑफ प्रोटीन, कि एंजाइम जो है ये क्या, कैसे प्रोटीन हमारे लिए जरूरी है, हम इसे कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि एंजाइम क्या है? ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। क्या है जी? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। अब कैटालिस्ट हम लोग क्या कहते हैं कि वो वाले सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं। खुद वो यूज नहीं होते बल्कि क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करना, स्पीड अप करना। अब बेसिकली हम लोग कहते हैं कि ये जो एंजाइम है ये किससे मिलके बने होते हैं? ये प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ये प्रोटीन ही नेचर होते हैं। तो ये जितने भी हमारे पास बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं वो सारे के सारे एंजाइम हैं, और ये क्या करते हैं, ये क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, इन सब को क्या करते हैं एंजाइम जो है स्पीड अप करते हैं। और ये एंजाइम की नेचर कैसी होती है? ये प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स क्या होते हैं? ये हार्मोन्स जो हैं डिफरेंट केमिकल्स हैं जिनको सेक्रेट कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या करता है, इन हार्मोन्स को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। अब ये जो हार्मोन्स हैं ये भी बेसिकली क्या होते हैं? ये भी बेसिकली प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन से हार्मोन है, हमारी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये क्या करता है, ये हमारे रिप्रोडक्टिव हम लोग कहते हैं कि रिप्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं रेगुलेट करता है डिफरेंट, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं इंसुलिन की। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या करता है, तो हम लोग कहते हैं कि इंसुलिन वगैरह, थायरॉक्सिन वगैरह डिफरेंट हार्मोन जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हार्मोन्स भी बेसिकली क्या होते हैं, हार्मोन्स भी बेसिकली प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और ये हमारी बॉडी के क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा एक लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी में एक हीमोग्लोबिन होती है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये भी क्या होती है, ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है। अब ये कितने एटम से मिलके बनी होती है, ये अबाउट 9512 एटम से मिलके बनी होती है। अब इसका काम क्या होता है, ये ब्लड में क्या करती है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है। अब जब हम लोगों ने कह दिया कि ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, अब ये ब्लड में से ऑक्सीजन, ब्लड को क्या करती है, ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। अब ये भी क्या करते हैं कि ये भी किससे मिलके बनी होती है, ये भी मिलके बनी होती है, प्रोटीन ही नेचर होती है। तो हम लोग कहते हैं कि ये हीमोग्लोबिन भी क्या है, ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी न्यूक्लियोप्रोटीन। अब न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है, जब प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के साथ कंबाइन करती है तो इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोप्रोटीन का। अब ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन है ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं जी, ये इन्हें हम लोग कहते हैं हेरिडिटी मटेरियल के। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या ट्रांसफर करते हैं, एक करैक्टर जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, कैरेक्टरिस्टिक हेरिडिटी मटेरियल है जो क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जितने भी कैरेक्टर हैं उनको ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है एक जिलाइटन प्रोटीन होती है। अब ये जो जिलाइटन प्रोटीन है ये क्या करती है, ये ऑब्टेन कैसे होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बोन्स वगैरह को जब हीट करते हैं, बोन्स को जब हम लोग हीट करते हैं तो उन बोन्स को हीट करने के नतीजे में हमारे पास एक प्रोटीन बनती है जिसे नाम दिया जाता है जिलाइटन प्रोटीन का। अब इस जिलाइटन प्रोटीन को हम लोग यूज किधर करते हैं,
हम लोग बेकरी के आइटम्स बनाने में जो प्रोटीन यूज करते हैं वो है जी हमारे पास जिलाइटिन प्रोटीन। इसके अलावा हमारे पास एक प्रोटीन है जिसे नाम दिया जाता है कैसीन का। अब ये जो प्रोटीन है ये ऑब्टेन कहाँ से होती है, ये मिल्क से ऑब्टेन होती है। मिल्क से प्रोटीन ऑब्टेन होती है और ये कहाँ पे यूज होती है, ये बटन और बकल्स वगैरह बनाने में हम लोग इस प्रोटीन को यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि एक टाइमिंग ऑफ बोन्स। अब ये जो टाइमिंग ऑफ बोन्स क्या है कि जितने भी ये हम लोग क्या करते हैं, बोन्स वगैरह को, चमड़े की जितनी भी हम लोग चीजें वगैरह बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, बोन्स वगैरह को हीट किया जाता है। अब उसके नतीजे में क्या होता है कि टैनिक एसिड, हमारे पास एक एसिड है, उसकी क्या होती है, प्रेसिपिटेशन होती जाती है। जितने भी हमारे पास लेदर वगैरह के बैग्स वगैरह, हमारे पास जितने भी शूज वगैरह बनते हैं वो इस प्रोसेस से बनते हैं कि इंडस्ट्रीज वगैरह में क्या किया जाता है, बोन्स वगैरह को हीट किया जाता है। जब उन बोन्स को हीट किया जाता है तो उनके नतीजे में हम डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो भी, ये भी क्या होता है कि ये बोन्स में क्या हम लोगों ने कहा कि इनके अंदर प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। तो मोस्टली हमारे पास ये मतलब कि हम लोग ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग जो डिफरेंट जो है वो चीज़ें वगैरह जो है वो बनाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था यूजेस ऑफ प्रोटीन।